बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट, आज हमारा ना यूनिट 11 S&P ब्लॉक्स और ये लेक्चर नंबर 16 है। आज हमने सेकंड ईयर का आगाज़ किया। आज और कल 2 दिन हम आज ये S&P ब्लॉक और कल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो ये 2 लेक्चर में हम इनऑर्गेनिक को बाइंड अप करेंगे और फिर बुध वाले दिन आपका इन दोनों यूनिट्स का टेस्ट होगा। ये वाला जो है यूनिट 11 ये बड़ी स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, अ लॉट ऑफ स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आप ना उसको मद्देनज़र रखें एंटीटेस्ट को, तो आपने इसमें क्या क्या याद करना है। अगर मैं कैटेगोरिकली कहूँ, बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहूँ, तो आपको एक तो MPT करना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, MPT मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और इसमें ख़ास तौर पर आप ब्लॉक्स को फोकस करेंगे। ब्लॉक्स SPDF 4 जो ब्लॉक्स हैं उसमें हम एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई, एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी फिर आगे आप पढ़ेंगे, आपने ना पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसमें एक तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसको देखना है। साथ ही साथ एक टर्म है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इसको आपने देखना है, कंडक्टेंस। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो मेजर आ गया ना काम, वो है फर्स्ट ए ग्रुप अल्कली मेटल्स और सेकंड ए ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इन दोनों की ना फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मैं आपको एक टेबल जो है ना वो शेयर करूँगा, और साथ ही साथ इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ना, ये जो PMC की सिलेबस आउटलाइन है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपने ये चीज़ें करनी है। PMC की सिलेबस आउटलाइन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है, सिर्फ ब्लॉक्स लिखा हुआ है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप में एल्यूमिनियम को वो ले रहे हैं, लेकिन मेन वो जो फोकस कर रहे हैं वो फर्स्ट ए और सेकंड ए। ये वो तमाम चीज़ें हैं। अब अगर आप अपनी बुक्स को हम देखें ना, तो ये तकरीबन तीन चैप्टर्स बन जाते हैं। आपकी बुक जो बलूचिस्तान को अगर देखें तो उसमें एक चैप्टर है, लेकिन अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को देखोगे तो उसमें 3 चैप्टर्स है। पहले 3 चैप्टर सेकंड ईयर के, जिसमें ये सारे का सारा, इसका मतलब वो सारे के सारे आपको आने चाहिए। अब देखा ये गया है कि जो MD कैट का पेपर आ रहा होता है उसमें कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आउटलाइन से हट के होते हैं। वो ऐसे ही कोई ना कोई रेलेवेंसी बना देते हैं, कोई ना कोई ताल्लुक बना देते हैं। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो टाइम है, गिवन टाइम, इसमें मैक्सिमम चीज़ें मैं आप तक कन्वे करूँ। आ जाएँ पहला क्वेश्चन, द S&P ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड, इनको हम कहते हैं दीज आर टिपिकल एलिमेंट्स S&P ब्लॉक। इसका मतलब है सबसे पहले ना जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूँ ना, सबसे पहला पॉइंट वो है ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स बेटा जी, ब्लॉक से पहले इन MPT आपने ना ब्लॉक से पहले ना आपने पीरियड्स वाला टॉपिक, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हैं, एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया गया, हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन सा पीरियड कहाँ से शुरू, वगैरह वगैरह, एक लंबी लिस्ट है। और दूसरी बात आपके पास आएंगे ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं, हम कहते हैं जी 2 सब ग्रुप्स हैं। एक सब ग्रुप A है, एक सब ग्रुप B है, सब ग्रुप B। अब ये जो सब ग्रुप A है इसको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। सब ग्रुप B के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, वगैरह वगैरह। अब जो लेटेस्ट है, जो मॉडर्न है ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन, वो हम कहते हैं कि सब ग्रुप A सब ग्रुप B नहीं है, बल्कि तमाम एलिमेंट्स को 1 से लेकर 18 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। हर ग्रुप का क्या क्या नाम है, किस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, उनका नाम वगैरह वगैरह, ये सारी ग्रुप्स वाले टॉपिक में आप लेंगे। मैं कहाँ से आगाज़ करूँगा,
मैं ब्लॉक्स की बात करूँगा। बेटा जी पीरियोडिक टेबल में मेरे पास सपोज एक एलिमेंट्स है और उसका नाम है सोडियम। मैं आपसे कहता हूँ बेटा सोडियम को किस ब्लॉक में रखना है, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान में रखना, ये जो ब्लॉक्स है ना, इसके लिए आपको एस, पी, डी और एफ ये 4 लेटर्स इनमें रखने। ये जब अब मैं आपको पढ़ा रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो मैंने इन 4 लेटर्स को कहा सब शेल्स, लेकिन सब शेल के साथ साथ आप एक और भी लफ्ज़ शामिल कर लें। मैं इनको वक्तन फ़क्तन ना ऑर्बिटल्स भी कहता हूँ, सब शेल्स या ऑर्बिटल्स भी कहता हूँ। एस, पी, डी, एफ को सब शेल या ऑर्बिटल्स। अच्छा ये ना ऑर्बिटल और सब शेल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। सब शेल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनकी मुख्तलिफ जो तरतीब बनती है उसे हम ऑर्बिटल कह देते हैं, लेकिन वो बनते तो सब शेल से ही हैं। अब ना ये 4 लेटर आपके ज़हन में बैठने चाहिए। इन 4 लेटर की बुनियाद पर 4 ब्लॉक्स हैं। एक को हम कहते हैं एस ब्लॉक, एक को हम कहते हैं पी ब्लॉक, एक को हम कहते हैं डी ब्लॉक, एक को हम कहते हैं एफ ब्लॉक। अब ये ब्लॉक्स बन गए। अब हमने हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, जिस पीरियोडिक टेबल की मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ उसमें 109 एलिमेंट्स हैं। जो कुछ बुक्स हैं वो कहती नहीं 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं। जो लेटेस्ट बुक्स जा रही हैं वो कहती नहीं 122 एलिमेंट्स हो चुके हैं। लेकिन मैं 109 एलिमेंट्स वाले पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूँ, जो हमारी बुक्स के अंदर जिसका रेफरेंस है, जो दिया हुआ है। बेटा जी अब काम क्या करना है, मेरे पास ये एक एलिमेंट है सोडियम, इसका ताल्लुक इन 4 में से किस ग्रुप के साथ है, मैं ये देखना चाहता हूँ। इन 4 में से किस ग्रुप्स के साथ है। मैं सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। जब मैं सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब ना 2 बातें ज़हन में रखनी, दोनों का मतलब एक ही है। सोडियम किस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है, यानी आपने सोडियम का ब्लॉक ये बताना है, एस है, पी है, डी एफ है। वो कहते हैं कि बड़ी आसान सी बात है, आपने देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला ये किस ऑर्बिटल में फॉल करता है, एस पे। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फॉल करता है, ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन रिजाइड्स रहता है, उस ऑर्बिटल के नाम पे ब्लॉक का नाम दिया जाता है। दूसरी यही बात एक और तरह जो आपकी बुक कहती है कि आपने देखना है कि ये एटम सोडियम जब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो इसका कौन सा ऑर्बिटल सब शेल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। सब शेल इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनाने में कौन सा सब शेल इन्वॉल्व है, तो बेटा जी बॉन्ड बनाने में वेलेंस सब शेल इन्वॉल्व होता है, और इसका वेलेंस सब शेल कौन सा, एस। लिहाजा हम इसको कहाँ पे रखेंगे, एस पर। बिल्कुल इसी तरह आप क्लोरीन की बात कर लो, कोई और ले लो एलिमेंट, आप आयरन की बात कर लो, आयरन के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में फॉल करेगा। सो आयरन बिलोंग्स टू डी सब शेल, आयरन बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। अब एक तो ये गुफ्तगू आ गई कि हम किसी भी एलिमेंट को किस बुनियाद पर ब्लॉक असाइन करते हैं, ये पहली बात आ गई। अब ब्लॉक्स आपके पास 4 हैं। नंबर 1 एस ब्लॉक। आपने पहले तो देखना है कि एस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो बेटा जी एस ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। अब ये 14 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पहली बात, इसमें एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। 2 तो एलिमेंट्स ये हो गए, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 1s2। इसका चलो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है कि किस ऑर्बिटल में फॉल कर रहा है, एस ऑर्बिटल। तो इसके इलेक्ट्रॉन, अब एक तो आ गई ये बात जो मैंने अभी आपके सामने लिखी। अच्छा, अब ये जो हाइड्रोजन और हीलियम है, थोड़ी सी और भी बात ध्यान में रखना।
इन दोनों का ताल्लुक पीरियड नंबर 1 से है। ये वैसे आपको समझा रहा हूँ कि ये पीरियड, मैं तो असल में ब्लॉक की बात दोबारा, टोटल 14 एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक में, उनमें 2 एलिमेंट्स का मैंने जिक्र कर दिया, हाइड्रोजन और हीलियम, और ये दोनों फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं। बाकी आपके पास जो है अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स को हम फर्स्ट ए ग्रुप बी कहते हैं, और वैसे हम कहें तो हम इसको ग्रुप 1 कहते हैं। ये दोनों बातें इसे में रखें। और ये अल्कली मेटल है 6, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अब आ गए अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बेटा जी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हम सेकंड ए ग्रुप भी कहते हैं, इनको ग्रुप 2 भी कहते हैं, ग्रुप 2, सेकंड ग्रुप या ग्रुप 2, इनको कहते हैं। हाँ अच्छा, ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना, जिसे मैंने सेकंड ग्रुप कहा, ये भी 6 हैं, और अगर आप इन 6 को देखोगे तो इसमें आपके पास बी, मज, का, सर, बारा, ये सेकंड ग्रुप आ गया। अब टोटल अगर आप एलिमेंट्स को काउंट करो, टोटल जो मैंने आपको अभी गिनवाए हैं, ये टोटल आपके पास कितने बार हैं? 14 बार में। बेटा जी इसमें एक और भी बात, आपको ना इन सब की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद करनी है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा जी इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS ओ 1 से 2, NS 1 से 2, और अगर आप इसमें जाएंगे, ये अगर आप हाइड्रोजन को देखोगे तो हाइड्रोजन होता है 1s1, हीलियम को देखोगे ये होता है 1s2। तो बाज केस में 1 इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2। अगर आप अल्कली मेटल्स को देखोगे, वैलेंस शेल इनका होता है NS1। अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल को देखोगे, वैलेंस शेल इनका क्या होता है? NS2। तो मैंने जनरली क्या लिखा कि S में या 1 आएगा या S में क्या आएगा? 2 आएगा, ये चीज़ें। अच्छा जी बेटा जी इसके बाद आप आओ, ये मैंने जितनी भी गुफ्तगू की है, ऑल दिस इज़ अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट। अब आगे बढ़े, नंबर 2 पे मेरे पास आ गया पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक बेटा जी, पी ब्लॉक में टोटल 30 एलिमेंट्स हैं, 30 एलिमेंट्स हैं। अब इसमें कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं? इसमें ना एक तो ग्रुप 3rd ए शामिल है, फिर 4th ए शामिल है, 5th ए शामिल है, 6th ए शामिल है, 7th ए शामिल है, और 8th ए शामिल है। मुझे पता है कि मैंने सिर्फ टाइम का ज़िया किया है, हालांकि मैं सिंपली लिख देता कि इसमें 3rd ए से लेकर 8th ए तक हैं, तो वही सारे आ गए ना। अच्छा ये तो हो गया जो पुरानी तरतीब है ग्रुप्स को। अगर लेटेस्ट आप देखेंगे तो ये जो 13 ग्रुप है ना, सॉरी हम 3rd ए ग्रुप है, इसे ग्रुप 13 कहते हैं, इसको ग्रुप 14 कहते हैं, इसको 15 कहते हैं, इसको ग्रुप 16 कहते हैं, इसको ग्रुप 17 कहते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड ग्रुप 18। अब इनके नाम भी आपको आने चाहिए। ये जो 3rd ए ग्रुप है, 3rd ए ग्रुप, इसको हम बोरॉन फैमिली कहते हैं, बोरॉन फैमिली। 4th ए ग्रुप को हम कार्बन फैमिली कहते हैं, कार्बन फैमिली, ठीक है। और ये जो 5th ए ग्रुप है, इसको हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। 6th ए ग्रुप को हम कैल्कोजेन कहते हैं। 7th ए ग्रुप को हम हेलोजेंस कहते हैं, और 8th ए ग्रुप को या 18 ग्रुप को हम नोबल गैसेस कहते हैं, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, जीरो ग्रुप एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट,
ये जो हर एक ग्रुप मैंने लिखा, ये टोटल ग्रुप अगर आप गिनोगे ना यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 ग्रुप हैं। हर ग्रुप में 5 एलिमेंट्स हैं, तो 6 × 5 दैट इज कल टू 30, तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए था। अब इसमें एक बहुत अहम बात है, एक नुक्ता बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वो नुक्ता क्या है? वो नुक्ता है कि अगर आप इन तमाम ग्रुप्स को देखोगे ना, ये जो 8th ग्रुप है जिसे हम नोबल गैस कहते हैं, जिसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गान है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है। बेटा जी इसमें जो हीलियम है ना, हीलियम ये पी ब्लॉक में शामिल नहीं है, क्योंकि हीलियम को हम किस में शामिल कर चुके हैं? एस ब्लॉक। तो ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम के अलावा दे आर इंक्लूडेड इन पी ब्लॉक। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको आनी चाहिए। वैलेंस शेल, तो अगर मैं इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूँ ना, तो ये है NS2 NP126। क्या बोला? NS2 और NP क्या है? 126, NP126 है। अच्छा, अब ये जो मैंने लिखी है ना, ये वाली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये MCQ पूछा जाता है। बताएं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो आपको ये बताना है। नंबर 3 पे चले जाओ। नंबर 3 पे आपके पास आ गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक मेरे बच्चे, इसमें टोटल डी ब्लॉक में 37 एलिमेंट्स हैं। 37 एलिमेंट्स। इन 37 एलिमेंट्स को हम कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये जो 37 एलिमेंट्स हैं जो डी ब्लॉक के, इनको हम ना मज़ीद आगे सीरीज़ में डिवाइड करते हैं। सीरीज़ एक हम पढ़ते हैं 3D सीरीज़, एक को हम पढ़ते हैं 4D सीरीज़, एक को हम पढ़ते हैं 5D सीरीज़, और एक हम पढ़ते हैं 6D सीरीज़। ये सीरीज़ है। कल इंशाल्लाह बफज़ल तआला मैं आपको 3D सीरीज़ इसके एलिमेंट्स बताऊंगा, और उन पे हम बड़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे 3D सीरीज़ पर। अगर आप इनको देखोगे, हर एक सीरीज़ में ये जो पहली 3 हैं, 10 एलिमेंट्स हैं। 3D सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स हैं। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। और ये जो 4D सीरीज़, इसमें यैटियम से लेकर कैडमियम तक ये 10 एलिमेंट्स हैं। और ये जो 5D सीरीज़ है, इसमें लैंथनम से लेकर मरकरी तक 10 एलिमेंट्स हैं। तो हर एक में 10 और 10 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इन एलिमेंट्स को काउंट करूं तो ये होगा 30। ये जो 6D सीरीज़ है, इसमें 7 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे? 36। आखिरी बात, मेरे पास नंबर 4 पे मेरे पास F ब्लॉक एलिमेंट है। F ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट्स हैं। 28। F ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। 28। मैं इन एलिमेंट्स को आउटर तो हो गया ना, मैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहता हूँ। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। रेयर अर्थ मेटल्स। अब इन 28 में से 14 एलिमेंट्स को मैं लेंथेनाइड्स कहता हूँ, और 14 एलिमेंट्स और उनको मैं एक्टिनाइड्स कहता हूँ। ये मेरे पास, ये जितनी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी ना, ऑल दिस इज अबाउट द टर्म ब्लॉक्स। लेकिन मैंने एक बात आप पे वाज़ेह की है, आपने ब्लॉक से साथ साथ पीरियड्स और ग्रुप्स को भी याद रखना है, याद करना है। अब आए द एस एंड पी ब्लॉक, ये जो टिपिकल एलिमेंट्स है ना, ये एस और पी ब्लॉक, इन दोनों के एस में कितने थे? 14, पी में कितने थे? 30, तो टोटल कितने हो गए? 44। इन 44 एलिमेंट्स को हम टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं।
इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, नॉर्मल। इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं, जेंटेटिव एलिमेंट्स, ये भी नाम देते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वही एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक्स के एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन। अब इसमें जो आउटर होंगे, आउटर वो हो गया डी ब्लॉक, और जो इनर हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक। ये आउटर और इनर, इनका नाम ना, आउटर और इनर का इनका नाम इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिहाज से रखा गया। रेयर अर्थ मेटल मैंने भी कहा कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेयर अर्थ। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है। तो हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक ये जो 92 एलिमेंट्स है ना, दीज आर नेचुरल एलिमेंट्स, ये अल्लाह की कुदरत में पाए जाते हैं। लेकिन यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं, यानी जिनका जेड मीन एटॉमिक नंबर 93 है, 93 से लेकर जेड यानी 109 तक, इनको हम कहते हैं ट्रांस यूरेनिक। ये सारे के सारे कुदरती तौर पर नहीं पाए जाते, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल हैं, आर्टिफिशियल। और ये इनमें से तकरीबन सारे के सारे ये रेडियो एक्टिव भी हैं, ये रेडियो एक्टिव भी हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन, द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर नॉट अफेक्टेड बाय हीट एक्सेप्ट। बेटा जी कुछ बातें याद रखिएगा। मैं ना आपको दो ग्रुप्स के बारे में ख़ास तौर पर इंतबाह करूँगा। एक ग्रुप 1 या जिसे मैं कहता हूँ फर्स्ट ए, और जिन्हें मैं कहता हूँ अल्कली मेटल्स। एक तो ये ग्रुप, और दूसरा ग्रुप 2 जिसे मैं सेकंड ए ग्रुप कहता हूँ, और इन्हें मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल कहता हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना, इन दोनों ग्रुप्स की, इनके आगे कंपाउंड्स हैं। एक को हम कहते हैं ऑक्साइड्स, एक होते हैं हाइड्रो ऑक्साइड्स, और एक हैं कार्बोनेट्स। वैसे तो नाइट्रेट्स और सल्फेट्स भी होते हैं। अब ना अल्कली मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स, और इस तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल, उनके ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और वो लेकर सब के सब। तो आपने काम क्या करना है कि उनकी सॉल्युबिलिटी देखनी है, कौन सॉल्युबल है कौन नहीं है सॉल्युबल, और फिर उनकी स्टेबिलिटी देखनी है। ये एक मुश्किल काम है, मुश्किल काम, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मसला अभी ये अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स की बात हो रही है, अल्कली मेटल के कार्बोनेट्स। मैं आपसे ना डिस्कस करता हूँ ये कार्बोनेट्स, और पहले मैं कार्बोनेट्स को डिस्कस करूँगा अल्कली मेटल के फर्स्ट ए ग्रुप कार्बोनेट्स, फिर मैं सेकंड ए ग्रुप कार्बोनेट्स की बात करता हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा जी अल्कली मेटल्स आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, चलो सीजियम तक जाओ। इनके कार्बोनेट Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3, CS2CO3, या बिल्कुल इसी तरह। सेकंड ए ग्रुप बी मज का सर, बस इतना। BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3 और BaCO3। या काम क्या करना है आपने ना, इन दोनों के सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी को देखना है। पहले मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूँगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में, और इसकी भी मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूँ। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में। बेटा जी ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे के सारे दे आर सॉल्युबल इन वाटर,
in water. Except this one, this is insoluble. ये पानी में हल नहीं होती। ये पहली की, यानी लिथियम कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी बाकी सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दूसरी बात, आप इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करो, ये जो पहले दो हैं ना, ये वाले, ये बहुत कम, किसी हद तक बहुत कम पानी में हल होते हैं, बहुत ही कम। लेकिन ये वाले तो बिल्कुल हल ही नहीं होते, इनसॉल्यूबल। एक तो चीज़ की आगे, अब ना एक और लफ्ज़ है और वो है स्टेबिलिटी। और इनकी भी स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी पे गौर करना, लिथियम कार्बोनेट ले लो Li2CO3, इसको हीट करो, इट विल डिकम्पोज टू गिव द लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बट इनमें से जो मर्जी ले लो, सोडियम, इनमें से जो मर्जी ले लो, इनमें से इसको हीट करो, नो रिएक्शन, यानी दे विल नॉट डिकम्पोज। अब यहाँ तक आपने बात क्या समझी, ज़हन में रख लो ना, आप किसकी बात कर रहे हैं? हम फर्स्ट ए ग्रुप की कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं। किस चीज़ को? सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी। तो मैं क्या कहूँगा कि अल्कली मेटल्स के अलावा, लिथियम कार्बोनेट के अलावा बाकी तमाम अल्कली मेटल कार्बोनेट्स पानी में हल हो जाती हैं। लेकिन स्टेबिलिटी की बात क्या कर रहा हूँ कि लिथियम कार्बोनेट को हीट करोगे वो डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन अगर आप सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इसको हीट करोगे, नो रिएक्शन, ये डिकम्पोज नहीं होगा। अब आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं सेकंड ए ग्रुप की बात कर रहा हूँ। सॉल्युबिलिटी बता दिया, स्टेबिलिटी, बेटे जी स्टेबिलिटी में याद रखना है, इन सब को कोई भी है, BeCO3 हीट करो, BeO बनेगा, CO2 बनेगा, इट्स ओके। MgCO3 हीट करो, MgO बनेगा और CO2 बनेगा। मतलब इन सब को हीट करते जाओ, ये डिकम्पोज होकर ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते जाएंगे सारे। फ़र्क भला क्या है? फ़र्क सिंपल सा है, ये जो पहले वाला ना BeCO3, इसको डिकम्पोज करने के लिए थोड़ा टेम्परेचर चाहिए, इसको ज़्यादा, इसको उससे ज़्यादा, इसको और इसको तो बहुत ज़्यादा चाहिए। इसका मतलब है ये डिकम्पोज तो होते हैं हीट करने पर, लेकिन डाउन द ग्रुप डिकम्पोज की आसानी ख़त्म होती जाती, मुश्किल होता जाता। अब ये जो मैंने दो बातें आपको बताई हैं ना, इनको ज़हन में बिठा लेना अगर आपके ज़हन में बैठ जाए तो। अभी तक जो मैंने आपसे बात की है ना, द कार्बोनेट ऑफ ऑल अल्कली मेटल आर नॉट, यानी हीट मिलने पर अल्कली मेटल के कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते, सवाए एक के जो हो जाता है, और वो कौन है? लिथियम कार्बोनेट। इस किस्म का क्वेश्चन आपसे पूछा। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। मैं ना लफ्ज़ आपको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस समझाता हूँ, फिर हम इसकी तरफ आते हैं। बेटा जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मेरे पास ना इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है कि कोई सब्सटेंस अपने में से करंट को अलाउ करता है पैसेज, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल। मेटल्स हम कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, बहुत अच्छी कंडक्टर है। लेकिन मेटल्स में भी वेरिएशन है। ये जो कंडक्शन है ना मेटल्स की, ये दो वजूहात से होती है। एक, प्रेजेंस ऑफ relatively लूज इलेक्ट्रॉन, जिसे आप कहते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल स्ट्रक्चर में, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं जो उनकी कंडक्शन का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का बायस बनते हैं। दूसरी बात, मेटेलिक स्ट्रक्चर क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को फैसिलिटेट करता है या नहीं? यानी पैसेज कह लो या फ्लो कह लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू मेटल स्ट्रक्चर, इसमें से
अच्छा बहरहाल ये तो ऐसे मैंने आपको लिख दिया ना, इसकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ज़हन में रख लेना। मैं ना 4-5 बातें आपको याद करवाऊँ। नंबर 1, पहला पॉइंट, ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है ना और सेकंड ए, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, आप ऊपर से नीचे इसमें आए। अल्कली मेटल में ऊपर से नीचे आए, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ऊपर से नीचे। तो वो कहते हैं ऊपर से नीचे आएंगे, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। इंक्रीज यानी लिथियम है ना, लिथियम से सोडियम अच्छी कंडक्टर, सोडियम से पोटाशियम, लेकिन ना इसमें कुछ ना बीच में कहीं एक्सेप्शन मौजूद है। जनरल मैं क्या कहूँगा कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ती है। किस किस ग्रुप की? फर्स्ट ए ग्रुप की और सेकंड ए ग्रुप। लेकिन फ्यू एक्सेप्शन हैं, कुछ चंद एक एक्सेप्शन है। मेरी पहली बात मुकम्मल होगी। अब दूसरी बात, बेटा जी फर्स्ट ए ग्रुप क्या है? अल्कली मेटल्स, इट्स ओके, फर्स्ट ए ग्रुप। मैं अब फर्स्ट बी ग्रुप की बात करता हूँ। फर्स्ट बी ग्रुप, फर्स्ट बी ग्रुप की मेटल्स को हम कहते हैं COINAG, कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज, करेंसी मेटल्स, जिनसे सिक्के बनते हैं। इनमें ना शामिल जो हैं वो हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये 3 शामिल हैं। इनको कहते हैं कॉइनेज मेटल। इनका ताल्लुक फर्स्ट बी ग्रुप से, फर्स्ट बी ग्रुप से है, कॉइनेज मेटल्स। इनको ये लीस्ट रिएक्टिव हैं, बहुत कम इनकी रिएक्टिविटी है। वजह, क्योंकि इनकी E0 रिडक्शन वैल्यू हाई है, पॉजिटिव है, हाई है। और हमने कहा था कि E0 रिडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। ये मैंने आपको बताया था, रिएक्टिविटी। चूँकि इनकी E0 रिडक्शन वैल्यू हाई है तो लिहाजा इनकी रिएक्टिविटी कम है, और रिएक्टिविटी कम होने, लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से दीज आर हाईली स्टेबल, और हाईली स्टेबल होने की वजह से इनसे सिक्के बनाए जाते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं? कॉइनेज मेटल। एक आपने पढ़ी है अल्कली मेटल्स, एक आपने पढ़ी है नोबल गैसेस, एक ये टर्म है नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स, एक है नोबल गैसेस और दूसरी टर्म क्या है? नोबल मेटल्स। बेटा जी तीसरी जो बात आपने नंबर 3 पे याद रखना है। नंबर 3, तीसरी बात है कि आपने ना ग्रुप 6 से 5th ए, ग्रुप 5th ए, 5वां, 6ठा ग्रुप और 7वां ग्रुप, ये जो 3 मैंने ग्रुप्स आपके सामने लिखे ना, इन तीनों ग्रुप्स में नॉन मेटल्स मौजूद हैं। नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होती हैं उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। दे आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इतने पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं कि हम उनको नॉन कंडक्टर कहते हैं या हम उनको इंसुलेटर कहते हैं। इसका मतलब है 5वां ग्रुप, 6ठा और 7वां, 8वां भी शामिल कर, उसमें वो भी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 पे, व्हाट अबाउट 4th ए ग्रुप, चौथा ग्रुप। चौथा ग्रुप में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। ये नीचे टिन और लेड, ये तो मेटल्स हैं, ये तो मेटल्स हैं, और मेटल जो हैं ये गुड कंडक्टर हैं। व्हाट अबाउट कार्बन? बेटे जी कार्बन 2 शक्लों में पाया जाता है, एक है डायमंड, एक है ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड जो है ये, इसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन ये दूसरे कार्बन के साथ, ये दूसरे कार्बन, ये और ये। इसका मतलब हुआ कि डायमंड में ये जो कार्बन है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नेबरिंग कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में बिजी कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये बिजी कर देगा तो इस कार्बन के पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन। जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डायमंड विल बी नॉन कंडक्टर।
इसके बरक्स अगर आप ग्रेफाइट को देखो, ग्रेफाइट में जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर sp2 में, एक इलेक्ट्रॉन इधर sp2 में, एक इलेक्ट्रॉन इधर sp2 में, तो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में बिजी हो जाएंगे। बाकी जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, वो लेयर्स के बीच में मूव करता है और वो कंडक्शन का बायस बनता है। इसका मतलब है ग्रेफाइट जो है दिस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, बट बिटवीन द लेयर्स के दरमियान। बेटा जी ये मैंने ना आपको कुछ बातें समझाई। इसी तरह अगर आप एक और पॉइंट ज़हन में रख लो, और वो है ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में। ट्रांजिशन मेटल, मैं ना 3D सीरीज़ की बात करता हूँ। शक्ति वी कर मैनू फी को नी और कज़न CUZN, ये कज़न, ये 3D सीरीज़ है। आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ़्ट टू राइट यूँ। जब आप लेफ़्ट टू राइट करते हैं ना मूव बेटा जी, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर ना बाज़ की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम है, बाज़ की ज़्यादा, बाज़ की बहुत ज़्यादा, बाज़ की बहुत कम। यानी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इधर मुसलसल बढ़ रही है, आप ये नहीं कह सकते कि अब इसके अक्रॉस द पीरियड मुसलसल कम हो रही है। यानी यू कांट असाइन अ रेगुलर ट्रेंड, आप कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं दे सकते। ये मेरी सारी की सारी गुफ्तगू जो थी ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बाद। तो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, तो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप, इनमें ऊपर से नीचे आते हुए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये आपका क्वेश्चन था। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप जनरली इंक्रीजेस डाउन द। नेक्स्ट आ जाओ। all of the following elements form amphoteric oxide except, बेटा जी ऑक्साइड्स एक हो गए बेसिक ऑक्साइड, एक हो गए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स और एक हो गए एसिडिक ऑक्साइड। ये तीन कैटेगरीज। एक तो होते हैं ना नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हवाले से। ये है कि इनको पानी में डालें तो ये किस किस्म का सॉल्यूशन देते हैं। अब सवाल मेरा ये है, कौन से पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट हैं जो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। वो कहते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप सारा अल्कली मेटल्स, सेकंड ए ग्रुप सारा सवाए एक्सेप्ट बेरिलियम के सिवा, बाकी जो ना अब ये फर्स्ट ए ग्रुप लिथियम है, Li2O है, ये लिथियम ऑक्साइड बेसिक है। पानी में डालोगे पानी की pH को 7 से बढ़ा देगा। इस तरह Na2O है, Na2O2 भी होता है, KO2 भी होता है, वगैरह वगैरह, ऑल दीज आर बेसिक। और अगर आप सेकेंड ए ग्रुप में आ जाओ, BeO, ये बेसिक नहीं है, ये एम्फोटेरिक है। तो सेकेंड ग्रुप में बेरिलियम के अलावा बाकी कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रोनेशियम ऑक्साइड सारे के सारे बेसिक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड बी गाल इन जी, BGAAL गाल INZN इन जी। ये जो मैंने लिखे हैं ना, बी गाल इन जी, बेरिलियम, गैलियम, एलुमिनियम, इंडियम, जिंक, ये जो हैं ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी BeO दिस इज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Ga2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड, In2O3 और ZnO एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो कौन कौन से एलिमेंट एम्फोटेरिक, बी गाल इन जी। अब बाकी जितने भी ग्रुप बच गए, थर्ड ए ग्रुप से लेकर 8 तो बनाते ही ना 7th ए तक, ऑल दिस दे फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड। तो ये ना थर्ड ए ग्रुप पे ना एलुमिनियम को शामिल नहीं करना, ये और भी हैं। थर्ड ए ग्रुप में कौन कौन सा है, बाल, गा,
इन टिल, अब ये जो तीनों आ गए ना, ये वाले तीनों, इनको तो मैंने इधर शामिल कर दिया ना, ये तीनों आ गए। तो इसका मतलब ये तीनों तो बनाएंगे ना एम्फोटेरिक। हाँ, बोरॉन है या टेलोरियम है, ये दोनों जो हैं ये एसिडिक में चले जाए। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन क्या आया? ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटेरिक, सवाए एक के। बी गाल इनसे देख लो ना, कैल्शियम जो है ना CaO, दिस इज द बेसिक ऑक्साइड। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है आज के लेक्चर में, उसको टैकल करना मुश्किल है बेटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ओनली डिक्रीजेज ऑन असेंडिंग डाउन द ग्रुप। ज़रा ना मैं एक नुक्ता आपके सामने लाना चाहता हूँ, ये ज़रा देखिएगा, एक पॉइंट जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। और ये सुनना, ये मेरे पास एक टेबल है, ये मुझे ना अल्कली मेटल्स की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं। आपने ना सबसे पहले आपने अल्कली मेटल्स नाम उनके क्या क्या हैं, लिथियम, सोडियम, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आपने इन सब चीज़ों को जितनी भी लिखी हुई हैं आपने रट्टा तो नहीं लगा सकते, एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है। कहीं पे कोई वेरिएशन नज़र आती है, कहीं पे कोई एक्सेप्शन है, जहाँ एक्सेप्शन होगी वो आपका MCQ बन गया। बिल्कुल इसी तरह ये आपके पास आ गया अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंडरी ग्रुप, उनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। आपको मेरे बच्चे ये तमाम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए, नाम तो आने चाहिए ना, कौन कौन से हैं, आते हैं आपको, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, मैं आपको एक ना समझाता हूँ, आप कहेंगे सर कैसे सवाल आएंगे। ये आप इसको देखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें ना ये जो अभी मैंने हाईलाइट किया ये वाला, इसमें एक्सेप्शन है, जहाँ पे एक्सेप्शन आती है ना वहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है। इसमें एक्सेप्शन इसकी है कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट सारी इस सीरीज़ में सबसे कम है। हालांकि ना कोई बीच में एक्सेप्शन आ रही है, ज़्यादा, कम कम कम, ये तो बहुत ही कम हो गया। हालांकि इसको बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम का आना चाहिए, लेकिन 640 बता रहा है, वो तो इसके बाद आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं बात करूं इसकी डेंसिटी की, ये डेंसिटी वाले को भी देखो, आपने ना सिर्फ देखना है एक सारे में वेरिएशन कहाँ पे आ रही, कहाँ पे। अब डेंसिटी को ज़रा गौर से देखो, डेंसिटी को अगर हम डेंसिटी को देखें ना तो ये 1.85, 1.74 कम हो गई, 1.55 और कम हो गई, ठीक है, रेगुलरली कम हो रही है। लेकिन ये तो देखो 2.63 ज़्यादा हो गई, 3.62 उससे भी ज़्यादा हो गई, यानी पहले नीचे गिरते गिरते एंड पे दोनों में ऊपर चली गई। इसे कहते हैं इरेगुलरिटी। जहाँ इरेगुलरिटी आती है ना वहीं पे MCQ बनता है। तो ये जो मैंने दो आपको टेबल बताए ना, ये दोनों टेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज समझा रहे हैं, और ये दोनों आपको आने चाहिए। बेटे जी हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास ना नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ओनली, जिस लफ्ज पे जोर देना वो ओनली डिक्रीज ऑन असेंडिंग द ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप। डेंसिटी अभी मैंने आपको बताई कि पहले 3 में डेंसिटी कम हो रही है, ये देखो बेरिलियम 1.85, 1.74 कम हो गई, 1.54 मुसलसल कम हो रही है, इट्स ओके, ये तो कम हो रही है। अब आगे बढ़ गई और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ चली गई, आगे और बढ़ गई, यानी फिर ये इस तरह चल पड़ी, या तो बिल्कुल कम होती जाती, कम ये यूं चलती जाती। इसका मतलब है कि ये डिक्रीज, वो कहता है कि विजुअल फॉलोइंग ओनली डिक्रीज, सिर्फ कम हो बढ़े ना, तो डेंसिटी तो एंड पे जाके बढ़ गई है, डेंसिटी को निकालो। रिड्यूसिंग पावर, बेटा जी ये जो रिड्यूसिंग पावर है ना, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ऊपर से नीचे आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है तो रिड्यूसिंग पावर और केमिकल रिएक्टिविटी ये दोनों इंक्रीज करती हैं ऊपर से नीचे, और उसने सवाल किया है डिक्रीज करती हैं, तो वो कौन सी, हीट ऑफ हाइड्रेशन।
ये देख लो, बेरिलियम की हीट ऑफ हाइड्रेशन 2450, 1920, 1600, 1400, 1300 मुसलसल कम हो रही है। और ये याद भी रखना है कि क्यों कम होती है। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इंथॉल्पी कह लो या हीट ऑफ हाइड्रेशन, एक ही बात है, हीट ऑफ हाइड्रेशन या इंथॉल्पी। हीट ऑफ हाइड्रेशन, या मैं इसको ना यूं लिख देता हूँ, मैं इसको डेल्टा एच हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। मैं रोजाना लिखता हूँ, दैट इज इक्वल टू चार्ज ओवर साइज रेशियो। अब देखो आपके पास ना, मैं इन कैटाइन की बात करता हूँ। ये जो कैटाइन है, पहले आपके पास बेरिलियम का कैटाइन, ये बेरिलियम है, ये आपके पास मैग्नीशियम आ गया, साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये आपके पास कैल्शियम आ गया, साइज और बड़ा हो गया। ये आपके पास स्ट्रोनेशियम आ गया, साइज और बड़ा हो गया। और बेरियम का साइज इससे भी क्या होगा, बड़ा होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस पे चार्ज 2+, इस पे चार्ज 2+, ये देखो 2+, 2+, 2+, इन पे चार्ज सब पे सेम है। तो फिर फैसला कौन करेगा सर? अगर साइज बड़ा होता जाएगा, बड़ा, तो चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी और यूँ हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होती जाएगी। ऊपर से नीचे आते हुए साइज बढ़ रहा है, साइज के बड़े होने से चार्ज डेंसिटी कम हो रही है और ये हीट ऑफ हाइड्रेशन की वैल्यूज है वो कम होती जाए। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड ऑफ सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। मैंने आपसे गुफ्तगू की थी कि आपको फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, इन तीनों की सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अब आ गया हाइड्रोक्साइड। मैं इस क्वेश्चन को ज़रा बड़ा करके आपको समझाता हूँ बेटा जी। मेरे पास हाइड्रोक्साइड्स हैं, मैं हाइड्रोक्साइड लेता हूँ अल्कली मेटल्स के और फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। हाइड्रोक्साइड अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। जी जरा सुनिएगा बेटा जी, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। इधर मैं अल्कली मेटल्स को लेता हूँ, इधर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड को लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप। मैं लिखूँगा हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप। ये दो चीज़ याद है। फर्स्ट ए ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। हाइड्रोक्साइड LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ये हाइड्रोक्साइड आ गया। और इधर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनेशियम, बेरियम। OH taken twice, OH taken twice, OH taken twice, OH taken twice, and we have OH taken twice. या दो बातें, पहले सॉल्युबिलिटी बेटा जी, ये सारे जो हैं ये दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, बल्कि इसको भी शामिल कर लो, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे आर हाइग्रोस्कोपिक, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस को अल्कली कहते हैं। अब आखिरी बात, ये जो है ना, ये वाले, ये सारे के सारे दे आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन ये जो फर्स्ट वन है लिथियम हाइड्रोक्साइड, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में हल नहीं होती। ये एक तो बात ही आ गई। जहाँ एक्सेप्शन आती है वहाँ पे MCQ आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल इज इनसॉल्युबल इन वाटर? आंसर है लिथियम।
अब इधर आइएगा, ये जो पहले वाला है ना, ये पहले वाला, ये पानी में हल नहीं होता, इनसॉल्युबल, सवाल ही नहीं पैदा होता पानी में। ये वाला एक खूबसूरत लफ्ज़, इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल, किसी हद तक पानी में हल होता है। और ये सारे जो हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, आसानी से। अब मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपके पल्ले पड़ जाए तो, पल्ले पड़ेगी तो बात है। मैं इस लफ्ज़ का मानी बताता हूँ क्या है, मैं इससे क्या मुराद। मेरे पास ये बीकर है, इस बीकर में पानी है, ये पानी है, ये पानी, बीकर में पानी है। अच्छा, अब ये जो पानी है ना, इसमें आप ये MgOH टेकन ट्वाइस डाल दो, MgOH टेकन ट्वाइस। ये पानी में आप डालेंगे ना, ये पानी में थोड़ा बहुत हल होगा और इस सोल्यूशन का कलर मिल्की हो जाएगा। आई एम सॉरी, ये सोल्यूशन नहीं बनेगा, आपके पास ये बन जाएगा सस्पेंशन ऑफ MgOH टेकन ट्वाइस इन वाटर। अगर ये पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाता, अगर ये स्पेरिंगली ना होता, तो फिर ये सस्पेंशन नहीं सोल्यूशन बनना था। अब ये जो सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर है, ये दूधिया रंग का होता है, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब इसका काम क्या है? इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी ऑफ स्टमक, मैदे की तजाबियत। ये बाज ना सिरप देता है डॉक्टर आपको, मैदे में तजाबियत बढ़ जाए ना तो डॉक्टर फिर सिरप देता है। अगर आप सिरप को देखना, वो दूधिया कलर का होता है, वो असल में ये सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। अगर ये पानी में हल हो जाता, स्पेनिंगली ना होता, तो मैं सस्पेंशन की टर्म इस्तेमाल ना करता, मैं सोल्यूशन करता। जैसा कि मेरे पास एक बीकर है, पानी लिया, उसमें ये पानी आ गया, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में हल हो जाता है, तो यू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। मैं सस्पेंशन नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूँ? सोल्यूशन। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड लाइम वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। आपसे MCQ आ सकता है कि किस हाइड्रोक्साइड का पानी में सोल्यूशन लाइम वाटर कहलाता है, तो आंसर है कैल्शियम। और ये भी याद रखना कौन सॉल्युबल है, कौन सॉल्युबल नहीं। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई। दोबारा आए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड ऑफ सेकंड है, जो अभी कह रहा था, तो कौन सा इनसॉल्युबल है? ये वाला। इसके बारे में क्या कहा? और ये बल्कि तीनों जो है कि कम्प्लीटली सॉल्युबल है। और अगर यहाँ पे MgOH टेकन ट्वाइस आता, स्पेरिंगली होता। और नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेज अलोंग द ग्रुप में ऊपर से नीचे कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है? एटॉमिक रेडियस, बिल्कुल हाँ, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। आप लिथियम का साइज़ ये है, सोडियम का साइज़ ये होगा, पोटाशियम का साइज़ ये होगा, रुबीडियम का साइज़ ये होगा। आप ऊपर से नीचे आते हैं, लिथियम में 2 शेल हैं, इसमें 3 शेल हैं, 4 शेल हैं, 5। नंबर ऑफ शेल बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये 3 वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डाउन द ग्रुप कम होती हैं लेकिन अक्रॉस द पीरियड बढ़ती हैं। ये बातें हो चुकी हैं। बेटा जी, इन ग्रुप सेकंड ए द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज शोन बाय मेल्टिंग पॉइंट। अभी मैंने ना आपको एक ग्राफ बना के दिया था, और उस ग्राफ में बड़ा क्या था? उस ग्राफ में आपके पास ये इस तरह है, ये बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये स्ट्रोनिशियम, ये बेरियम, इस तरह का ग्राफ है। बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनिशियम और बेरियम। अगर आप देखोगे ना तो सबसे लो पे मेल्टिंग पॉइंट किसका है? मैग्नीशियम। वजह बहुत सिंपल है,
कि मैग्नीशियम हैज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज़ एलिमेंट्स इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर? तीनों में। आपको 7th ग्रुप की तरफ ले जाता हूँ। 7th ग्रुप में आपके पास क्या है? हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस। 7th भी कह लो, आप इसको ग्रुप 17 भी कहो, दोनों। और इसमें F2, Cl2, Br2, I2 ये है। अगर आप F2 को देखो, F2 फ्लोरीन और क्लोरीन, दीज आर गैसेस। ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो तीनों फिजिकल स्टेट। फर्स्ट ए ग्रुप, आप इसमें ना हाइड्रोजन शामिल ना करो, हालांकि हाइड्रोजन ऊपर लिखा होता है फर्स्ट ए में। फर्स्ट ए में जब लिखते हैं ना, सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये फर्स्ट ए। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो है ना, ये सारी, इनको हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। अगर मैं इन अल्कली मेटल्स की बात करूं तो ऑल आर सॉलिड्स, लेकिन हाइड्रोजन अगर शामिल करूं तो वो क्या है? गैस। सेकेंड ए ग्रुप में सारी अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट, बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह, ऑल दीज आर सॉलिड्स। 8th ए ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियन, और दीज आर द गैसेस। हर एक का पता होना चाहिए आप। बेटा जी, ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मेटल्स? मेटल्स के बारे में, ज़रा मेटल्स को ज़हन में लाओ। मेटल्स के बारे में पहली बात कि पहला पॉइंट, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। हाँ, जनरली यही कहते हैं कि मरकरी के अलावा तमाम मेटल सॉलिड हैं, कोई भी मेटल गैस नहीं है। तो मैं मरकरी के साथ एक आदि और भी शामिल कर देता हूँ। आपको शायद याद हो, जब हमने गैसेस वाला चैप्टर शुरू किया था तो उसका पहला एक ना पेज था जिसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस के दरमियान कंपैरिजन था। तो उसके एंड पे मैंने लिखा था कि कितने एलिमेंट सॉलिड हैं, कितने एलिमेंट गैसेस हैं। तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग गैस। पीरियोडिक टेबल में ना 109 एलिमेंट्स हैं, 109। उसमें से 82 के करीब जो एलिमेंट्स हैं ना, वो मेटल्स हैं। मेटल्स तकरीबन 17 से लेकर 20 तक ना वो नॉन मेटल्स हैं, और तकरीबन 7 से लेकर 9 तक ना वो मेटालॉइड है। इसका मतलब मोस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है मेटालिक बॉन्ड की वजह से। दे हैव डक्टाइल एंड मेडिएबल। मेडिएबल कहते हैं जिस पर फोर्स लगाएं और उससे शीट बन जाए। डक्टाइल कहते हैं जिस पे फोर्स लगाएं और वो तारों में बदल जाए। ये जो तारे हैं, ये जो शीटें आप घर में यूज़ करते हैं, वो सारी मेटल्स की बनी होती हैं, एल्यूमिनियम की, कापर की, वगैरह वगैरह। और एक टर्म और है, और एक तो है डक्टाइल। फोर्स लगाया, तार बन गई डक्टाइल। फोर्स लगाई, शीट मेटल बन गई मेलिएबल। फोर्स लगाई, वो टूट गई, हड्डी पे जोर पड़ा, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गई। जो चीज़ फोर्स लगाने पर टूट जाए उसे हम क्या कहते हैं? ब्रिटल। BRITTLE। यानी जो चीज़ ब्रिटल होगी, फोर्स लगाने पर टूट जाएगी, वो चीज़ कभी भी डक्टाइल और मेलिएबल नहीं होगी। और जो चीज़ मेलिएबल और डक्टाइल होगी वो ब्रिटल नहीं होगी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो ये भी ठीक है। ऑल S ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम आर मेटल। ठीक है, S ब्लॉक में फर्स्ट ए सेकेंड ए ग्रुप आता है ना, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर अल्कली और अल्कलाइन सारी मेटल्स हैं। इसका मतलब है जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, ऑल दीज आर ट्रू अबाउट मेटल्स। बिल्कुल इसी तरह ये नॉन मेटल्स के बारे में लिखी हुई। नॉन मेटल के बारे में पहली बात, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इट्स ओके। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यस। मेटल्स हाई और ये लो। दे आर डल एंड सॉफ्ट। यस। मेटल्स आर हार्ड, ये सॉफ्ट। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर मोस्टली P ब्लॉक है। वो P ब्लॉक जो है ना, उसमें ज़्यादातर आपके पास नॉन मेटल्स हैं। चंद एक मेटल्स हैं, 3-4 मेटलॉइड। तो ज़्यादातर उसमें ना 30 एलिमेंट्स हैं P ब्लॉक में। तो उसमें 4-6-7 मेटल्स हैं, 5-6 मेटल्स, 4-5 मेटलॉइड। बाकी जो तकरीबन 18-20 है ना, वो नॉन मेटल्स।
इसका मतलब है ये सारी बातें भी क्या हैं, ठीक है। बेटा जी बातें ख़त्म नहीं हुई। एक चीज़ ना मैं आप पे छोड़ूंगा कि वो काइंडली ना एक चीज़ आपने करनी है, और मैं चाहूँगा कि आप ना इस चीज़ को करें। एंड दिस इज़ द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। आपके पास जो बुक है ना आपके बलूचिस्तान बोर्ड की, उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में जितना भी लिखा हुआ है ना वो आपने करके आना। मैं थोड़ी सी आपको बात समझा, थोड़ी सी ये ग्राफ आपको समझाना चाहता हूँ। ये ग्राफ यहाँ तक मैं इसको ना कलर और देता हूँ। यहाँ से ये पीरियड 2 है, पीरियड टू मैं इसको ना दोबारा लिखूँगा। ये पीरियड 2 है, पीरियड 2। ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। आप यूं जाए ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। लिथियम का ताल्लुक फर्स्ट ए ग्रुप से, बेरिलियम का सेकंड ए से, बोरॉन का थर्ड ए से, कार्बन का फोर्थ ए से। तो पहले से चौथे ग्रुप तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, इसका कम, इसका ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा। तो पहले से चौथे ग्रुप तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। उसके बाद देखोगे ये फ़ौरन बहुत नीचे आ गया, यानी उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो अब ये बिल्कुल कम हो गया। नाइट्रोजन का कम, ऑक्सीजन का उससे कम, फ्लोरीन का उससे कम, और नियॉन का उससे भी कम। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 4 ग्रुप्स तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, 5वां ग्रुप, 6ठा ग्रुप, 7वां ग्रुप और 8वां। तो उसके बाद ये जो 5वें से 8वें तक हैं उनमें मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ क्यों बढ़ता है, क्यों यहाँ क्यों कम होता है, क्यों, उसकी रीज़न आपने ढूंढी। अभी मैंने एक बात आपको बताई, ये वाली, ये अभी मैंने बात की है कि ये सेकंड ए ग्रुप है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इनमें देखोगे तो मैग्नीशियम की भी बात हो रही थी ना, एमसीक्यू भी हमने पढ़ा है। तो मैग्नीशियम इर्रेगुलर बिहेवियर शो कर, तो ये तो मैंने ऐसे सिंपल। आपने मुझे क्या बताना है, आपने मुझे बताना ये है कि नंबर 1, जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं, अक्रॉस द, तो मैंने क्या कहा, चौथे ग्रुप तक, आई वी मीन चौथे ग्रुप तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और उसके बाद ये क्या होता है, कम होता है। इसके रीज़न ढूंढनी। दूसरा बहुत अहम नुक्ता, जब आप मेटल्स में ऊपर से नीचे आते हैं और जब आप नॉन मेटल्स में ऊपर से नीचे आते हैं, ये 2 अलग अलग बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा, क्या कहा, जब आप मेटल्स में, मेटल्स इसमें ऊपर से नीचे आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, और जब नॉन मेटल्स में आते हैं, ये इधर नॉन मेटल्स ले लो, नॉन मेटल्स क्या मतलब, F2, Cl2, Br2, I2, नॉन मेटल्स। तो जब आप मेटल्स में ऊपर से नीचे आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, क्यों। और नॉन मेटल में ऊपर से नीचे आते हैं, डाउन द ग्रुप, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज, क्यों। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको पूछूं। अक्रॉस द पीरियड, डाउन द ग्रुप, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड याद करना है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, ये एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को भी आपने याद। ये सारी आपके ना जो बुक है उसमें दिया हुआ है। ये मैं टॉपिक आपके छोड़ूँ, अगर आप मज़ीद डिटेल से इसको समझना चाहते हैं, साहब ज़रा मैं तो समझाऊंगा तो इसमें कम से कम 35 से 40 मिनट लगेंगे,
उतना टाइम हमारे पास है भी नहीं। ये कुछ चीज़ें थी जो आज के लेक्चर का हिस्सा थी। मैं दोबारा एक बात आप तक कन्वे करता चलूँ कि मेरे बहुत प्यारे बच्चे, ये S&P ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने ना सारा नहीं पढ़ाया आपको, मैंने कुछ 70-80% पढ़ाया। आपने क्या क्या याद करना है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपने सबसे पहले जो जो बातें मैंने बताई मैं दोबारा आपके साथ शेयर करूँगा कि आपने ब्लॉक्स पढ़ लिया, हमने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स मैंने आपको टारगेट दे दिया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मैंने आपको समझा दिया, फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के 2 टेबल मैंने आपके साथ शेयर किए, और कुछ केमिकल रिएक्शन और कुछ प्रॉपर्टीज़ कार्बोनेट्स और फिर हाइड्रोक्साइड, उनकी सॉल्युबिलिटी स्टेबिलिटी मैंने आपके साथ डिस्कस की। एक काम और करना है, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप की ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और क्लोरीन के साथ इनके रिएक्शन लिखे होंगे, उन रिएक्शंस को आपने जो वो जस्ट रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और क्लोरीन के साथ, ये रिएक्शंस आपने करना, तो आपका ये ना चैप्टर जो है ना ये मुकम्मल हो जाएगा। लीजिए बेटा जी, अल्लाह ताला की ज़ात हम सबसे खुश हो। आज हमने पढ़ा है इसको, कल आप थोड़ा सा अगर असल में ना अगर आप कुछ काम करके आया करें ना, आप इसको क्रैश कोर्स समझ नहीं रहे। अगर आप कुछ काम आप करके आया करो ना, मतलब काम कल आप सिर्फ ये काम करके आ जाओ ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है ना उसके गालबन मैंने 2 लेक्चर दिए हैं, एक उसका रहता भी रिकॉर्ड करवाने वाला, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो 2 लेक्चर मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उसको घर से ना सुन के आना है यूट्यूब से, और कुछ नहीं करना। अगर आप इतना काम कराओगे ना, आपकी कुछ ना कुछ बुनियाद बनी होगी, तो फिर इन बच्चियों की तरह 2 बच्चियां ना क्लास में सो रही थी, इनकी तरह आप कभी सोएंगे नहीं, आप जाग के मेरी बात को सुनेंगे।